गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वहां पे करनी है बातें। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is there in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. जो पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने होगी वो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम एज वेल, तो ये पीडीएफ जो है वो आपके लिए भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप उसको वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि भैया कौन सा टॉपिक है जो आज हमको सबसे पहले वहां पे देखना है। सो दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एंड लेबोरेटरी। एनिमल्स के स्टेम सेल्स को वहां पे मेंटेन करने के लिए हमने कुछ बायो बैंक और लेबोरेटरी वहां पे कुछ बनाई है। तो स्टेम सेल्स के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले है कुछ बातें। तो चलो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली अभी कंटेक्स्ट में है क्या। तो रिसेंटली इंडिया की सबसे पहली ऐसी एनिमल स्टेम सेल बैंक को हमने वहां पे फाइनली किया है एस्टैब्लिश। कौन सी जगह पे इसको एस्टैब्लिश करने की यहां पे है बातें। सो उसे एस्टैब्लिश किया गया है, द प्लेस इज एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और वो कहां पे है, दैट इज इन हैदराबाद। अब देखिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये वाली फैसिलिटी जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके लिए होती है। सो इट इज अ कटिंग एज फैसिलिटी which is dedicated to preserving, researching and utilizing animal stem cells for regenerative medicines, disease modeling and reproductive biotechnology in livestock। देखिए सबसे पहले ये वाली जो टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, वो एग्जैक्टली हमारे लिए करती क्या है कि जो एनिमल्स के स्टेम सेल्स है उसको यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको आप रिसर्च कर सकते हैं और उस वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके लिए, कुछ रीजनरेटिव मेडिसिन को बनाने के लिए, डिसीज को दूर करने के लिए, एज वेल एज जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको वहां पे और बेटर वहां पे कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये वाली जो हमारी बैंक है स्टेम सेल्स वाली, तो इसको हमने कहां पे किया है, इसका लोकेशन क्या है। सो इट इज लोकेटेड एट हैदराबाद तेलंगाना, और वहां पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो वहां पे हमने ये वाली चीज को रखा गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बात करें तो एक तो है अपनी NIAB, और वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो बोले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसको सपोर्ट किया है NBM, दैट इज नेशनल बायोफार्मा मिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो एक मिशन है बिराक, उसके अंडर में इसको वहां पे सपोर्ट मिला है। इससे होगा क्या, तो देखिए एक तो वेटरनिटी हेल्थ इनोवेशन वहां पे और बेटर हो सकता है। एनिमल्स के रिगार्डिंग नई नई डिसीज जो है वहां पे आते हैं, तो उसको लड़ने के लिए कुछ प्रॉपर वैक्सीन वगैरह हम वहां पे डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन डेवलप रीजनरेटिव मेडिसिन एज वेल एज सेल्यूलर थेरेपीज। और कुछ क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ को यहाँ पे लिंक करके हम वन हेल्थ अप्रोच का वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इंडिया की बायोटेक के अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है इसको और वहां पे बढ़ाएगा। और उसके मेन फीचर्स क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज दिखाई दे रही है। तो देखिए एक तो बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रहेगा, जहां पर स्टेम सेल का एक कल्चर यूनिट रहेगा। 3D bio printers will be there, bacterial cultural labs will be there, cryo storage, autoclave rooms, etc etc। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो मॉडर्न एयर हैंडलिंग यूनिट्स एंड अनइंटरप्टेड पावर बैकअप वहां पे इनको मिलेगा। कुछ रिसर्च एरियाज की अगर हम बात करें तो कौन सी चीजों पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी, दैट इज ऑन द रीजनरेटिव मेडिसिन एज वेल एज डिसीज मॉडलिंग, साथ में टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रिप्रोडक्टिव बायोटेक के ऊपर भी वहां पे होगी बात। अगर उसके एक्सपांशन प्लान्स की अगर हम बात करें तो इट विल स्टोर एंड मैनेज स्टेम सेल्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड क्लिनिकल यूज। उन सब के लिए उसको वहां पे उन सबको वहां पे बोल सकते हैं कि इन सब के लिए वहां पे कुछ मैनेजमेंट नया वहां पे हो सकता है। सो इट विल स्टोर एंड मैनेज ऑल दिस थिंग्स। सिग्निफिकेंस क्या है,
अगर हम सिग्निफिकेंस के हिसाब से बात करें तो जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, फार्मर की इनकम को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को वहां पे सपोर्ट दिया जाएगा, और साथ में देखा जाए तो इंडिया की जो पोजीशन है इन बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चर उसको वहां पे और बेटर किया जा सकता है. So that is all about the first state of art animal stem cells biobank, और इसको एग्जैक्टली कहां पे लोकेट किया गया है, दैट इज एट हैदराबाद. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस. दैट इज काकोरी की जो वहां पे ट्रेन की वहां पे लूट चली उसकी रिगार्डिंग कुछ बातें हैं. तो रिसेंटली देखा जाए तो इन द ईयर 2025 वहां पे एग्जैक्टली ये वाली इवेंट को 25 साल हुए हैं कंप्लीट, और इसलिए ये वाली इवेंट जो है वो वहां पे न्यूज में है. सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड अ ट्रिब्यूट टू द रेवोल्यूशनरीज ऑफ काकोरी इंसिडेंट ऑन इट्स 100th एनिवर्सरी, जो उनके साहस और उनके बलिदान को वहां पे ऑनर कर रही है. मतलब उसको वहां पे बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा और वहां पे सम्मान दिया जा रहा है. एक क्या था एग्जैक्टली तो हम सबको पता है कि एक ट्रेन थी जो बेसिकली कहां से कहां जा रही थी, फ्रॉम लखनऊ टू सहारनपुर. लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन को काकोरी के आसपास रोक के उसको वहां पे लूटने की कंप्लीटली एक साजिश थी. और प्रॉब्लम बस इतना हुआ था कि ये सिर्फ एक चोरी की या फिर बोल सकते हैं एक रॉबरी वाली एक चीज थी, बट जब वहां पे थोड़ा सा ओपन फायर हुआ था तो उसके अंदर एक सिविलियन की वहां पे डेथ हो गई थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरा जो केस है उसका रू वहां पे चेंज हो गया था. रॉबरी से ये पूरा किलिंग्स पे आ गया, और वहीं पे कुछ 4 लोगों को वहां पे फांसी की सजा वहां पे हुई. कौन से 4 लोगों को यहाँ पे फांसी की सजा हुई थी तो उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है. वैसे बहुत से लोग वहां पे इंक्लूड थे, लेकिन अगर हम फांसी की बात करें तो एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन सिंह. इन 4 लोगों को वहां पे एग्जीक्यूट किया गया. दैट इज फांसी की सजा वहां पे इन सबको वहां पे मिलती है. और भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह भी थे, लेकिन वो लोग फिर वहां पे भाग गए. और ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट जिसके अंदर ये सारे के सारे मेंबर थे उसका नाम था क्या था, दैट वाज HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो इन सब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को वहां पे संभाल रही थी. और जैसे कि हमने बात किया कि भैया एग्जैक्टली टारगेट क्या था कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को 9 अगस्त 1925 काकोरी रेलवे स्टेशन के पास उसको लूटने की पूरी एक साजिश. बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि वहां पे किसी एक सिविलियन की हो गई डेथ, और उसी के लिए वजह से अंग्रेजों ने वहां पे, ब्रिटिशर्स ने वहां पे केस चलाया, दैट इज काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस. बहुत से लोगों को वहां पे जेल में डाल दिया और 4 लोगों को वहां पे फांसी की सजा हुई. आजाद वहां पे भाग गए, लेकिन देखा जाए तो 1931 के फरवरी के आसपास उनको भी वहां पे, उनकी भी वहां पे डेथ हो जाती है. सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस, जिसको अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 100 साल वहां पे हुए कंप्लीट. प्लस अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम, उसके रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे बातें हैं अभी कंटेक्स्ट में. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड the 10,900 crore rupees to PM E-Drive subsidy scheme by 2 years until 2027-28, as nearly half of its allocated funds remain unused. बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के अंदर लगभग आधे से भी ज्यादा जो फंड था वो वहां पे इतना यूटिलाइज नहीं हुआ था, तो उसी फंड को वापस 2 साल के लिए उसको वहां पे एक्सटेंड कर दिया है. और यहाँ पे कौन सी चीजों पे सब्सिडी मिल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर एज वेल एज 3 व्हीलर्स, तो उन दोनों के ऊपर वहां पे सब्सिडी दी जाती है. तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दी जाने वाली स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम, राइट. और उसको वहां पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया है. किसके ऊपर मिलेगा, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वहां पे वाली सब्सिडी मिलती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवीज को खरीदने के लिए वहां पे और वहां पे मोटिवेटेड रहे, जिसके चक्कर में उसके मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे डेवलप हो. अगर बहुत ज्यादा लोग धीरे धीरे अगर ईवी को यूज करेंगे तब जाके किसी मैन्युफैक्चरर को भी ऐसा होता है कि हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने की शुरुआत करते हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड. लेकिन अगर लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चर ये सब प्रोडक्ट्स बनाएगा क्यों. तो लोगों की डिमांड तब बन सकती है जब ये सारी चीजें सस्ती हो, और सस्ती करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को वहां पे प्रोवाइड किया है. So it was launched in the 1st October 2024.
और वहां से उसको किया था लॉन्च, और एज ऑफ नाउ उसका पीरियड कहां तक है, या तो 31 मार्च 2028 या फिर जब तक उसका फंड खत्म नहीं हो जाता तब तक। तो मान के चलो अगर फंड खत्म हो गया तो उसी दिन ये वाली स्कीम वहां पे खत्म हो जाएगी, और अगर फंड्स खत्म नहीं होता है तो ये 31 मार्च 28 तक वहां पे चलेगी। अगर मिनिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो इसको वहां पे इसकी नोडल एजेंसी वहां पे है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग पैसे वहां पे दिए हुए हैं। सो दिस इज द बाइफर्केशन। और अगर ऐसी स्कीम चलाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो देखो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए वहां पे मोटिवेट किया जा सकता है। सो इट विल डेफिनेटली एक्सेलरेट ईवी पेनिट्रेशन इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। साथ में ये जो अपफ्रंट कॉस्ट है ईवी की फॉर द कंज्यूमर्स, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है, और देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत को भी यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे कितने इंसेंटिव्स मिलते हैं, अगर टू व्हीलर्स है तो पर किलोवाट आर ये 5000 रुपीज वहां पे मिलते हैं। और देखा जाए तो 2025 में फाइनेंशियल ईयर 25 में 5000 थे, और 26 में देखा जाए तो दैट इज 10,000, वो मैक्सिमम वहां तक जाता है। ई रिक्शा और पैसेंजर कार्गो ई ऑटोस की अगर हम बात करें तो सेम वहां पे अमाउंट 5000 से शुरुआत और मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज। इलेक्ट्रिक ट्रक्स की वहां पे बात है, एम्बुलेंस की यहाँ पे बात है, बस की बातें हैं। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 22,100 फास्ट चार्जर्स फॉर 4 व्हीलर्स एंड 1800 फॉर बसेस। सो दिस आर द डिफरेंट फीचर्स। उसका कवरेज वहां पे क्या रहेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड ट्रक्स, एम्बुलेंस, बसेस, इन सब को कवर करने की यहाँ पे बातें है, और साथ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने की बात है। दैट इज ऑल अबाउट दिस पीएम प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम। दैट्स इट। प्लस अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर वहां पे खेलो इंडिया अस्मिता को फाइनली वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। सो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। दिस खेलो इंडिया अस्मिता, देखिए क्या है ये खेलो इंडिया अस्मिता। द खेलो इंडिया अस्मिता इज अ फुटबॉल लीग 2025-26, और उसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, तो बोले जलगांव के अंदर। जलगांव कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर। और बोल सकते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, और उसमें भी अगर हम खास तौर पे बात करें तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है उसको वहां पे और बेटर करने के लिए ये वाली चीज को किया है इंट्रोड्यूस। ध्यान रखना, फुटबॉल लीग का नाम है खेलो इंडिया अस्मिता, और इसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, इट इज इनॉग्रेटेड एट जलगांव, महाराष्ट्र। सो अ डेडिकेटेड अफर्मेटिव एक्शन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव विच इज अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम, और ये किसके लिए है, दैट इज टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स। जहां पे किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ग्राउंड रूट टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर वहां पे फोकस करने की बात है, राइट। तो ऐसी बहुत सी अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज है जिसको वहां पे इतना बढ़िया सा गाइडलाइन नहीं मिलता, या फिर इतना बढ़िया सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो खुद को शोकेस कर सके। तो उनको शोकेस करने के लिए अस्मिता करके ये फुटबॉल लीग की वहां पे हुई है शुरुआत। 2025-26 में ये वाली जो लीग होगी वो होगी जलगांव, महाराष्ट्र के अंदर। और देखा जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे ध्यान रखती है कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बातें आती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ही वहां पे चलेगा। और अथॉरिटी कौन सी है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि फुटबॉल की बातें हैं। और वेस्ट वाले जोन में है तो वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन। इन सब का मिलके एक इनिशिएटिव यहां पे हुआ है शुरू। मेन टारगेट क्या है कि जो भी गर्ल्स है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बढ़िया सा प्रोवाइड करो कि वो अपनी स्पोर्टिंग स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर सके और उसको शोकेस कर सके। साथ में देखा जाए तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन में हिस्टोरिकली जेंडर इम्बैलेंस वहां पे बहुत चलता है, अ काइंड ऑफ वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन। भैया लड़कों की जो खेल होते हैं, उनकी जो रमत वगैरह है उसको एक अलग लेवल पे लिया जाता है, और जो लड़कियां हैं उनको स्पोर्ट्स में इतना बढ़िया से पार्टिसिपेट करने पे लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो ये वाली चीज को भी यहाँ पे एड्रेस करने का एक टारगेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस देखा जाए तो जो हमारा सोशल इंक्लूजन है उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात है। जो ट्राइबल एरिया है, रूरल है, माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स है, उन सबको यहाँ पे लाने की बात है। और इन सबसे हम करेंगे क्या, दैट इज वी विल कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग थ्रू वुमेन्स एम्पावरमेंट इन द स्पोर्ट्स। और इसलिए वहां पे कौन सी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज द गर्ल्स एज्ड 13 एंड अंडर इंक्लूडिंग द फर्स्ट टाइम प्लेयर्स एंड हिडन टैलेंट। जो 13 साल या उससे कम वाली लड़कियां हैं उन सबको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ताकि बहुत ही छोटी सी एज से स्पोर्ट्स को वहां पे और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। प्लस जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनकी इंक्लूजन के ऊपर वहां पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है। साथ में देखा जाए तो विजिबिलिटी और स्काउटिंग अपॉर्चुनिटीज को वहां पे और एनहांस करने के लिए पूरी कॉम्पिटिटिव लीग का यहाँ पे आयोजन करने की बात। और देखा जाए तो बोल सकते हैं कि हमारे जो नीति अलायंस है, दैट इज खेलो भारत नीति अलायंस विद इंडियाज लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट एजेंडा, इन दोनों का इंटीग्रेशन करने की वहां पे बात। इट इज बैक्ड बाय नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स बॉडीज। तो देखा जाए तो हमारे देश की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है वो इसको बैकअप दे रही है। तो अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी अगर बैकअप में है तो ऑलवेज वहां पे बेटर रहता है। और जो स्टीरियोटाइप्स लोगों के दिमाग में वहां पे सेट हो चुका है सोसाइटी के अंदर, तो इन सबको वहां पे ब्रेक डाउन हमको करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट खेलो इंडिया। एंड नाउ अगर हम बात करें तो आखिरी टॉपिक आज का जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट। लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की शुरुआत करने के लिए जा रहा है पीडी गुरुकुल। विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन गुजरात। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, आपको एक फॉर्म वहां पे मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस, यस 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो अप टू 50% की स्कॉलरशिप और 3 days के फ्री डेमो सेशंस के लिए आज ही वहां पे एनरोल करवाए। आज ही इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के या तो फॉर्म को फिलअप करें या फिर इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें। यू विल गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विसेज। और अगर अभी तक ने आपने हमारी चैनल को वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ अमेजिंग वीडियोस जो हम रोज आपके सामने वहां पे लेके आते हैं, ताकि आपकी जो करंट अफेयर की जो टेंशन है उस टेंशन को हम वहां पे थोड़ी सी दूर कर सके, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट टॉपिक के ऊपर कुछ बातें करते हैं, द 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट। और अगर हम बात करें एशियाटिक लायंस की तो हमारे गुजरात के अंदर ही आपको ये वाली चीज मिलेगी, इंडिया के अंदर और किसी जगह पे आपको ये वाला मिलेगा नहीं। द 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिवील कर रहा है किस बात को, कि भैया इंडिया के अंदर एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो 2020 में 674 के आसपास थी, जो 2025 में बढ़ के 891 लगभग 900 के आसपास हो चुकी है। और एग्जैक्टली वाला रिपोर्ट है क्या, इट इज अ पीरियोडिक वाइल्ड लाइफ सेंसस जो किस बात को वहां पे असेस कर रहा है, दैट इज इट असेसेस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ एशियाटिक लायंस, राइट। जिसके लिए वहां पे एक वर्ड भी चलता है, दैट इज नोन एज पैंथेरा लियो पेर्सिका। तो पैंथेरा लियो पेर्सिका दैट इज एशियाटिक लायंस, उनकी सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके डेमोग्राफिक के ट्रेंड्स क्या है। और इन सबको कंडक्ट कौन करता है, दैट इज गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन इनको सपोर्ट करेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत इसको वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है। और एस्टिमेशन क्या है कि हमारी एज ऑफ नाउ पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो 891 लायंस की है, जो 2020 के कंपैरिजन में 32.2% बढ़े हैं। फीमेल लायंस की जो वहां पे रेट है वो 260 से बढ़ के 330 हो चुकी है, जो 26.99% का वहां पे इंक्रीमेंट बता रहा है, जो हमारे वहां पे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर शोकेस कर रहा है। साथ में देखा जाए तो 497 लायंस अक्रॉस 9 लोकेशंस इंक्लूडिंग बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
जेतपुर एंड बाबरा जसदन। तो वहां से हमको सैटेलाइट से भी हमको यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन की श्योरिटी मिली है। अगर हम कॉरिडोर रिकॉर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम साइटिंग ऑफ 22 लायंस इन द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। रीजन्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि कौन सी जगह पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, कहाँ पे यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहां पे 4% डिक्लाइन हुआ है और भावनगर के आसपास वहां पे 12% का लॉस हुआ है। और अगर हम ऐसे रिपोर्ट्स वहां पे बनाते हैं या फिर ऐसे सर्वेस करते रहते हैं तो इससे बेटर क्या होगा, एक तो हमें हमारे कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पता चलेगा, उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ेगी और साथ में देखा जाए तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वहां पे थोड़ा सा और बेटर होगा, वो वहां पे थोड़ा सा और बेटर सर्वाइव कर पाएगा। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडेस करंट अफेयर लेक्चर। और ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ वापस एक बार यहाँ पे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।